Okay, we shall start the class. Uh, in the previous class, we had learned about the concept of switch statement. How does a switch statement looks like? How does it works? The importance of break keyword. What happens and what happens when we write down and we don't write down the break keyword into the switch statement. When or where should we put the break statement? Also the importance of default statement and how to implement or in which programs shall we propose the use of switch statement. ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास कवर अप करने की कोशिश किया था. Also I had asked you all to find some questions that could define or that could help us in finding out if there is a concept of nested switch available for C programming. तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस मिला है आप लोगों को so feel free to share with us. Rest, we had also discussed about the loops, right? So there are three components or three types of structure that we are looking forward, that is sequential, selectional and iterative. Sequential वैसा जिसमें हम लोगों को सिर्फ कुछ वेरिएबल्स इनपुट कराना है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम होगा, उस फॉर्मूला को सॉल्व करके इक्वेट करके जो भी सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है उसको प्रिंट करा देना है. So and each and every line is being executed in a sequence. So that is a sequential type of programming. इसमें कोई कंडीशंस नहीं लगते हैं. Then we have the selectional one where we have one or more conditions that has to be satisfied to come to a conclusion or to print an output. And even if that condition is not satisfied, we must also have some statement or some values related to the error the invalidity of the falsity of the condition. इसमें हम लोगों ने if else, nested if else if और switch statement का डिस्कशन किया था. Next, third one is the iterative one, also known as the looping. So there are three types of loops that as we have discussed in the previous class: while loop, do while loop and for loop. Different types of loops available हैं. सब किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ही लूप लगे. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर देयर जो लूप बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे उनमें कहीं ऐसा नहीं होता है कि इस लूप से बन सकता है तो दूसरे लूप से नहीं बन सकता. मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लूप्स कैन बी सॉल्व्ड आइदर ऑफ ऑल द थ्री. आप इन तीनों में से किसी भी टेक्निक को लगा करके सॉल्व कर लो. हाँ, सबका काम करने का ढंग तरीका अलग है. जो सबसे डिफरेंट है उसमें हमारा जो आता है वो है डू वाइल लूप. सो टुडे विल डिस्कस समथिंग अबाउट डू वाइल. आई थिंक प्रीवियस क्लास में लोगों ने वाइल लूप के सिंटैक्स को देखा था. जस्ट वेटिंग की स्क्रीन डिस्प्ले पे आ जाए. या ओके. तो यूज ऑफ डू वाइल. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वाइल लूप का सिंटैक्स और स्टेटमेंट समझने की कोशिश किया था कि वाइल एक कंडीशन या एक्सप्रेशन रहता है और उसके साथ उसका बॉडी आता है और बॉडी के अंदर हम लोग तभी आते हैं जब वो हमारा वाइल वाला कंडीशन या एक्सप्रेशन जो है वो सेटिस्फाई होता है, ट्रू होता है. और उसके बाद
हम लोग अंदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं और बॉडी के अंदर में ही वैल्यू चेंज या अपडेट होता है। ओके, देन डू वाइल में क्या है? तो डू वाइल में अगर लोग देखते हैं उसका सिंटैक्स, तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस: डू curly braces, so we have statement or multiple statements will be there, and after that we might have a value change, and then sorry, we have the closing curly braces. Just beside it we have the while and the condition or expression. Followed by a semicolon. Now this is a very peculiar thing. ये इकलौता एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है जहां पे किसी कंडीशन के बाद या उस कंडीशन की लाइन में एक सेमीकोलन लगा है। हम लोगों ने इफ देखा, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच, इन सभी कीवर्ड्स के साथ कहीं पे भी हमने टर्म में सेमीकोलन यूज नहीं किया था, चाहे वो इफ हो या एल्स हो। ठीक है ना? ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उन एक्सप्रेशंस में हमारे पास सेमीकोलन नहीं लगते हैं। व्हाइल लूप का भी हमने देखा था लास्ट क्लास में, व्हाइल, तो वहां पे हमारे पास सेमीकोलन नहीं लगता है। ये इकलौता एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है जहां पे कंडीशंस के बाद या उस एंडिंग लाइन में सेमीकोलन लगता है। So there is a very important or very much that semicolon is very much important in every line wherever we use it. ठीक है ना? वो एक तरह का लाइन टर्मिनेटर होता है जो ये कंपाइलर को बताता है कि ओके ये लाइन यहाँ तक था, कंप्लीट हो गया है, नाउ वी मस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है? बट कंडीशंस थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कंडीशंस के साथ एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आता है और कंडीशन जब एक ट्रू होता है, चाहे वो लूप का कंडीशन हो या फिर एक कंडीशन का एक्सप्रेशन हो, ठीक है? तो वैसे कंडीशंस के साथ पूरा एक बॉडी चलता है और वो बॉडी पूरा एग्ज़ीक्यूट होने के बाद ही वो लूप कल्मिनेट होता है या टर्मिनेट होता है। तो वहाँ पे सेमीकोलन हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि वो टर्मिनेटर है, वो लाइन टर्मिनेट कर देगा। वन्स द कंडीशन इज़ टर्मिनेटेड, उसके नीचे का स्टेटमेंट जो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? वो लूप को बिलॉन्ग नहीं करते या कंडीशन को और फर्दर बिलॉन्ग नहीं करते हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो कंडीशन सही हो या गलत हो, नीचे वाले सारे स्टेटमेंट्स अपने एग्ज़ीक्यूट हो ही जाते हैं बिकॉज़ वहाँ पे हमने एक सेमीकोलन लगा दिया था। सो टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन, डेवलपर्स थॉट ऑफ कि ओके कंडीशंस में ना वो सेमीकोलन देते ही नहीं हैं। ना रहेगा सेमीकोलन, ना सवाल उठेंगे, ना ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो किसी भी कंडीशन के साथ यूजुअली यू वोंट फाइंड दैट द लाइन इज़ बीइंग टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। दिस इज़ अ वेरी पेक्यूलियर और वेरी स्पेशल केस क्राइटेरिया जहाँ पे हमारा एक कंडीशन के बाद सेमीकोलन टर्मिनेट हो रहा है एंड दैट हैज़ अ वैलिड रीज़न बिकॉज़ इसमें हम काम पहले कर ले रहे हैं, उसके बाद हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं। ओके, अगर इस चीज़ को हम लोग पढ़ते तो हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? सो वी हैव डू मीन्स व्हाट? करना, करो। तो क्या करना है, हमें क्या करने बोल रहा है? तो एग्ज़ीक्यूट दीज़ स्टेटमेंट्स, है ना? जो भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी लाइन्स लिखे हुए हैं उन सबको एग्ज़ीक्यूट करा दो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ रहा है व्हाइल द कंडीशन सेमीकोलन। व्हाइल का मतलब क्या है? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहता है, तब तक ये काम करेगा। बट द ओनली थिंग इज़ दैट यहाँ पे पहले मेरे स्टेटमेंट्स एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं, वैल्यूज़ अपडेट हो रहे हैं एंड तब जाकर के ये कंडीशन चेक कर रहा है। और अगर ये कंडीशन सही रहता है, तो वो दोबारा से उठ कर के आकर के डू के अंदर का जितना भी बॉडी पार्ट है उसको एग्ज़ीक्यूट करेगा। और अगर ये कंडीशन पहले बार में ही फ़ॉल्स होता है तो सीधे बाहर आ जाएगा टर्मिनेट करके, दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। पर द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ डू व्हाइल इज़ दैट कि अगर भी मेरा पहला कंडीशन अगर फ़ॉल्स हो जाता है, ट्रू नहीं होता है, तब पर भी मेरा प्रोग्राम जो है एटलीस्ट एक बार एग्ज़ीक्यूट हो चुका होता है ना? आप ही देखो कैसे? क्योंकि पहले जब हम कंडीशन तक पहुँचे और टेस्ट करें कि ये सही है गलत, तब तक तो मेरा स्टेटमेंट एक बार तो एग्ज़ीक्यूट हो गया ना। हम एग्ज़ीक्यूट करने के बाद चेक कर रहे हैं कि सही है या गलत है।
तो कई बार कई सिनेरियोज़ हमें ऐसे भी चाहिए होते हैं जहाँ पे कि कंडीशन मेरा गलत हो जाए पहले ही बार, लेकिन एटलीस्ट वो स्टेटमेंट्स एग्ज़ीक्यूट हो जाएँ, ठीक है? वो स्टेटमेंट्स एग्ज़ीक्यूट हो जाएँ। So, all the programs that we are having in while loop can also be replicated using do while. The only thing is that अगर 5 डिफरेंसेस हम लोग निकालना चाहें दोनों में तो ईज़िली हो सकता है कि एक प्री टेस्टेड कंडीशन पे बेस्ड था व्हाइल लूप। ऑन द अदर हैंड वी हैव द डू व्हाइल एज़ अ पोस्ट टेस्टेड कंडीशन, जहाँ पे पहले हम लोग बॉडी एग्ज़ीक्यूट करने से पहले व्हाइल लूप में हम लोग कंडीशन को सैटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। अगर कंडीशन सैटिस्फाई कर गया तो बॉडी एग्ज़ीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ वो फ़ॉल्स होकर के बाहर आ जाएगा। नन ऑफ द लाइन्स फ्रॉम विदिन द बॉडी शैल गेट एग्ज़ीक्यूटेड। डू व्हाइल में लेकिन वही क्या चीज़ है कि पहले तो कोई कंडीशन है ही नहीं हमारे पास, तो आप पहले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लो, वैल्यूज़ को अपडेट कर लो, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ही अगर फॉल्स हो गया तो डेफिनिटली वो बाहर आ जाएँगे, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। बट द थिंग इज़ दैट अगर पहला ही कंडीशन मेरा फॉल्स हो रहा है, तो व्हाइल लूप तो कुछ भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा अपनी बॉडी से, लेकिन डू व्हाइल क्योंकि पहले वो बॉडी को एग्जीक्यूट करते हुए आ रहा है और उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है, तो डेफिनिटली उसका एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके ही रहेगा। ठीक है? तो ये एक तरह का डिफरेंस हो गया प्री टेस्टेड, पोस्ट टेस्टेड, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, यही सब चीज़ों को यहाँ पे बोला जाता है। आप सिंटैक्स बना दोगे तो यू विल गेट द थर्ड और फोर्थ डिफरेंस एंड देन यू राइट एनी प्रोग्राम टू जस्टिफाई योर पॉइंट दैट कैन बिकम अ फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन द टू। सो एक प्री टेस्टेड पोस्ट टेस्टेड हो गया पहला डिफरेंस, एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल लूप हो गया सेकंड डिफरेंस, देन you have the explanation what is being happening. Fourth point could be that even if the first condition is false, do while loop executes the above lines या primary lines at least once. On the other hand while loop के बारे में बोल रहा है कि अगर मेरा पहला ही कंडीशन false हो जाता है, if it is not satisfied, then none of the body part of the while loop shall get executed. Any doubt till this point? ओके, सो अब थोड़ा प्रोग्राम्स की तरफ आते हैं हम लोग एंड देन कुछ प्रोग्राम्स के बाद हम लोग फॉर लूप पे भी आएँगे। Let's say that we have been given write a program to print all the, once again I'll discuss some questions. First number over here. First question, write a program to print all the even numbers between 1 and 50. Second question उसी तरह कुछ हो सकता है, that is write a program to display all the
Okay, so we are having at least these 4 questions. uh, सभी आपस में बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं, ठीक है? लगभग सारा क्वेश्चंस एक जैसा ही समझ में आ रहा है कि भाई या तो 1 to 50 या 99 से 10 या किसी रेंज का या 1 to 10 इसी रेंज में ही कुछ काम करना है हम लोगों को। कहीं पे सम चाहिए, कहीं पे एक सम को छोड़ के बाकी सारे में तो प्रिंट करा ही देना है सारे वैल्यूज़ को। सो इफ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ओके, पहले तो चारों क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें ये नहीं लिखा है कि हमें लूप कौन-सा यूज़ करना है, ठीक है ना? लूप कौन-सा यूज़ करना है। इनफैक्ट लूप यूज़ करना भी है या नहीं वो भी मेंशन नहीं है, ठीक है ना? तो कई बार प्रोग्राम में स्पेसिफाई ही नहीं होता है, तो यूज़र के प्रोग्रामर को खुद से समझना पड़ेगा, क्या लूप लगेगा या नहीं। तो आप में से कोई अगर अनम्यूट करके बताना चाहो कि ये प्रोग्राम में क्या कैसे समझ में आए कि ये लूप में बन सकता है या बनना चाहिए? आदर्श? सर रिपीट करना पड़ रहा है इसलिए क्या? रिपीट करना पड़ रहा है। क्या चीज़ रिपीट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? जैसे हम लोग एक वैल्यू आपने दिया है फर्स्ट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 50। हुँ, हम लोग मान के चलते अगर हम लोग आई को 1 लेते हैं, उसको अगर हम लोग चलाते हैं हुँ, लूप हुँ। के अंदर, तो अगर हम लोग प्लस प्लस करेंगे तो सेम अपने आप कंटिन्यू होते जाएगा। हाँ, तो ठीक है वो समझ में आया बट रिपीट यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने यूज़ किया एक टर्म रिपीट। रिपीट वर्ड यूज नहीं होगा एक्चुअली। मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो दूसरा चीज है। ओके, ठीक है, सेकंड पार्ट जो आपने एक्सप्लेन किया है वो बात ठीक है, वो तो एक प्रोग्रामर ही समझ पाएगा जो सॉल्व कर सकता है वो समझ पाएगा। बट एक फर्स्ट टाइमर जैसे अगर हम लोग में से कोई है अगर या कोई बच्चे को हम लोग समझा रहे, पढ़ा रहे फॉर द फर्स्ट टाइम कि भाई ये लूप है, अब उसको क्वेश्चन पढ़ के हम उसको एक्सप्लेन कैसे करें कि ये क्वेश्चन लूप का है, ठीक है ना? अभी हुआ क्या देखो, इनफैक्ट जब हम लोग इस दौर से गुज़रते हैं तब ये चीज़ समझ में आती है कि मुझे मेरे टीचर ने 4 क्वेश्चन दिखाया, उन्होंने कहा कि ये लूप से बनेगा और मैंने मान लिया। अब 5वाँ क्वेश्चन कुछ जो पढ़ाया नहीं गया है क्लासरूम में, वो एग्ज़ाम में किसी ने पूछ दिया। अब वहाँ तो टीचर नहीं ना जाएगा बताने के लिए कि ये लूप से बनेगा, इफ एल्स से बनेगा। तो हम चाहते हैं कि ये अ, स्टूडेंट्स के माइंड में ये कल्टीवेट हो कि वो गेस कर पाएँ या इसको एप्रोप्रिएटली समझ पाएँ कि ये कैसे समझ में आए कि ये लूप का क्या टॉपिक है या इफ एल्स है, किसी एक कॉन्सेप्ट से बन पाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम खोज रहे हैं आप लोगों से। So whatever you have said Risha regarding the variables एक लूप में चला देंगे तो वो हो जाएगा। It's absolutely fine but how did you come to the point कि यहाँ पे हमको एक लूप चलाना पड़ेगा? इसका आंसर है क्या आपके पास? नो सर। ऐसा कैसे हो सकता है? डेफिनिटली होना चाहिए कि हाउ डिड यू कम टू दैट पॉइंट कि हाँ ये वेरिएबल लगा करके अब यहाँ पे फिर हमें फिर समझ में यही आ रहा है कि हाँ, आइदर यू हैड प्रैक्टिस्ड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम या आपको बताया गया और ये प्रोग्राम्स आपको कहीं न कहीं याद है इन द बैक ऑफ द माइंड कि इसको ऐसे किया जा सकता है। बट एज़ अ स्टूडेंट हम लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये हुआ कैसे? हाउ डिड वी कम टू दिस पॉइंट कि यहाँ पे ये डिसाइड हो गया कि ये लूप से ही बनना चाहिए था। चलिए आइए थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं हम लोग खुद से ही और इस क्वेश्चन को हम लोग खुद ही आंसर करने की कोशिश करते हैं कि पता कैसे चले? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ऐसा? तो याद करेंगे कि हम लोग कंडीशन वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमने बताया था कुछ कीवर्ड्स पकड़ने के लिए लाइक टू चेक, टू टेस्ट, वेदर ये सब कुछ कीवर्ड्स थे जिसके थ्रू हम लोग जस्टिफाई कर पा रहे थे, गेस कर पा रहे थे कि ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन्स है। यस यस आदर्श, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर हम लोग बार बार इवन नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो वो सेम कंडीशन आ रहा है तो उसको हम लोग लूप में लगा देंगे तो कंडीशन बार बार लिखने के बजाय एक बार लिख देंगे तो हो जाएगा सर। ओके, परहैप्स आई शुड हैव सिलेक्टेड दैट कि यहाँ पे हम कैसे गेस कर पा रहे हैं तो इसने बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स है ना? ऑल द इवन नंबर्स और एक नंबर स्टार्टिंग वैल्यू से एंड वैल्यू हमें मिल गया है। अगर ये क्वेश्चन हम इतना सिर्फ पढ़ देते हैं या लिख देते हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स आगे कुछ नहीं है।
तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक चलोगे? ये तो एक नेवर एंडिंग टास्क हो गया कि हम शुरू तो कर दिए 2 से फिर 4, 6, 8 सर कहाँ तक चलना है? खत्म कहाँ करना? कहीं तो रुकना होगा ना। अदरवाइज़ वो क्या होगा कि इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग लूप बन जाएगा और चलता रहेगा। सिस्टम कभी रिसोर्सेज़ को रिलीज़ ही नहीं करेगा कि यूज़र उसमें आगे कुछ काम कर पाए, आइदर कोड को टर्मिनेट कर पाए या रीरन कर पाए या उसमें कुछ कोड्स में मॉडिफ़ाई कर पाए। यूज़र के हाथ में कंट्रोल पहुँचेगा ही नहीं वापस। सो एट लीस्ट हमें एक रेंज चाहिए होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एक एंड पॉइंट तक, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 1 एंड 50। तो ऑल द इवन नंबर्स या ऑल अगर हम टर्म लगा दिए हैं, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा ही आउटपुट आएगा मेरे पास, मोस्ट लाइकली, ठीक है ना? मोस्ट लाइकली। तो मल्टीपल आउटपुट्स जहाँ पे हमें चाहिए होता है, ठीक है ना? लूप में देखो 2 चीज़ पॉसिबल है, अभी हम इस क्वेश्चन के थ्रू इन क्वेश्चन्स के थ्रू हम इस चीज़ को वेरीफाई कर देंगे। लूप में हमारा 2 तरह का डिमांड हो सकता है। इफ यू रीड आउट द फर्स्ट 3 क्वेश्चन्स, तीनों में बोला है ऑल द ऐसे करके इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स या सम नंबर्स और एक रेंज दिया हुआ है या एक रेंज बनाने के लिए बोल रहा है। तो ये सिमिलैरिटी है फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में। तो बहुत सारे नंबर्स को प्रिंट करना है या मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करना है किसी एक रेंज में, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया कि लूप वहां यूज कर रहे हैं जहां पे मल्टीपल आउटपुट्स हमें चाहिए। तो पहला एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ऑल द इवन नंबर्स बोला है बिटवीन 1 एंड 50, 1 और 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबको आप प्रिंट कर दो। तो 1 से 50 तक के बीच में क्या-क्या इवन नंबर्स हैं कोई बता सकते हो? बी क्विक। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 ओके, कहाँ तक चलेगा? 48, 50, 48 तक, 48 तक, राइट? क्योंकि वो बिटवीन बोला है 1 एंड 50, तो बिटवीन का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग द 2 इन द रेंज। तो जो 2 वैल्यूज़ दिए हुए स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंड वैल्यू, उनके बीच में जो वैल्यूज़ हैं और जो इवन है, सिर्फ उनको ही प्रिंट करना है। तो 1 के बाद पहला इवन नंबर क्या आता है? 2, so we start with 2. 50 although being an even number, but it should be excluded. Why? Because हमें 50 से पहले तक में रुक जाना था। तो 50 से ठीक पहले हमारे पास क्या है? 48। सो ये 2 से 48 प्रिंट करना चाहिए इसे। ये 2 से 48 तक प्रिंट करना चाहिए। चलो ये तो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल, अगेन ऑल टर्म यूज़ किया जा रहा है। ऑल द ऑड वैल्यूज़ फ्रॉम 99 टू 10, ठीक है ना? फ्रॉम 99 टू 10। अब इसमें क्या-क्या प्रिंट होगा? एनी गेसेस ऋषा? यस आदर्श? 99, 98, 97 से जाएगा सर 10 तक। Only सर all 90, 95, 93 करके पूरा 11 तक आएगा। सर 10 तक जाएगा। फर्स्ट 10 is not an odd number. starting from 99, it will goes until Yes. 11. Exactly. 99, 97, 95, 93, 91, 89 and so on. फिर घटते हुए दो वैल्यूज घटते हुए वो 11 पे आकर के रुक जाएगा बिकॉज 10 इज नॉट एन सॉरी क्या बोला, हाँ 10 इज नॉट एन ऑड वैल्यू, है ना? 10 इज नॉट एन ऑड वैल्यू, तो 11 तक में आकर के रुक जाएगा, राइट? तो ये दिस विल इंक्लूड 99 बिकॉज हमें ये नहीं बोला बिटवीन 99 टू 10, हमें बोला 99 से, है ना? ये तो ये क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिटवीन बोला है या फ्रॉम बोला है या इन द रेंज बोला है। दीज आर द 3 डिफरेंट थिंग्स जिनका आंसर जो है वो स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू को लेकर के वैरी कर सकता है, वेदर शुड वी इंक्लूड और एक्सक्लूड द स्टार्टिंग वैल्यूज। नाउ थर्ड क्वेश्चन में जब हम लोग आते हैं, ठीक है,
write a program to print all the numbers in a specific range. अब यहाँ तो ना स्टार्टिंग वैल्यू दिया है ना एंड वैल्यू दिया है, तो ये रेंज कौन सेलेक्ट करेगा? सो डेफिनेटली यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोग यूजर से जो है स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू दोनों मांग रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंडा है। इसमें हो सकता है कि यूजर जो है एक छोटे वैल्यू से लेकर के बड़ी वैल्यू तक चला जाए। पहला क्राइटेरिया ये है, 10 to 100 या कोई भी छोटा वैल्यू से लेके अपर रेंज तक चला जाए, लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू। हो सकता है कोई उल्टा कर दे, है ना? हो सकता है कोई उल्टा कर दे कुछ इस तरह से, बड़े वैल्यू से लेके छोटे वैल्यू तक। तो जब हम लोग रेंज यूजर से इनपुट करवाएंगे कि भाई इसमें स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू डालो, तो हमको ये पता नहीं कि यूजर इन दोनों में से कौन सा करना चाह रहा है, कौन से तरीके से। अब ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें? मान लेते यूजर दिया होगा 100 वैल्यू एंड 10 वैल्यू के बीच का प्रिंट करना है, या 100 से 10 तक का प्रिंट करना है। हम जब कंडीशन पुट डाउन करेंगे तो उसमें वेरिएशन आएगा, प्रॉब्लम आएगा। क्या वहाँ पे प्लस लें या माइनस लें, इंक्रीमेंट करें वैल्यू को या डिक्रीमेंट करते हुए कहीं पे टर्मिनेट करना है? सो एफ एल्स यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ना हम लोग को पहले यूजर से वैल्यूज पुट डाउन कराना पड़ेगा कि भाई स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू डाल दो। तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी असम्पशन कि यूजर ने लोअर वैल्यू डाला होगा स्टार्ट में और एंड के लिए अपर वैल्यू डाला होगा। नो, यू कैन नॉट ट्रस्ट द इंस्टिंक्ट ऑफ द यूजर। यूजर या तो हो सकता है बाय मिस्टेक कर दे, या कई बार डेलिबरेटली जानबूझ करके जस्ट टू चेक वेदर द सिस्टम इज बिहेविंग प्रॉपर्ली और नॉट, वो जानबूझ करके अलग वैल्यू डालते हैं। एंड इट डज हैपन विद एवरीवन ऑफ अस। कहीं न कहीं बार हम लोग भी ये सब चीज़ को अपने स्मार्टफ़ोन में, कैलकुलेटर में कहीं न कहीं जस्टिफाई करते रहते हैं। कुछ ऐसे वैल्यूज़ को डाल कर के टेस्ट कर देते हैं, रन कर देते हैं, जिससे अननेसेसरी कुछ जनरेट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमको यूज़र से दोनों वैल्यू इनपुट कराना पड़ेगा। कराने के बाद हम लोग को इफ एल्स लगा के चेक करना पड़ेगा। अगर वो स्टार्टिंग वैल्यू छोटा है एंड वैल्यू से, देन डेफिनिटली हम लोग का हमारा जो इंक्रीमेंट है वो चलता चला जाएगा। और अगर मेरा स्टार्टिंग वैल्यू बड़ा है एज़ कंपेयर टू एंड वैल्यू, तो वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में डिक्रीज़ होता हुआ चला जाएगा। अब वो इंक्रीज़ इन डिक्रीमेंट कैसे होगा, कितने रेंज का होगा, तो वो कहीं मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि यूनिट इंक्रीमेंट या यूनिट डिक्रीमेंट होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट, ठीक है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 करते हुए 99, 100 तक जा सकते हैं प्रिंट करते हुए। या फिर हम 100 से 99, 98, 97, 96 ऐसे करते हुए 17 पे आकर के रुक सकते हैं, 18, 17 पे। ठीक है, एनी डाउट टिल दिस 3 क्वेश्चंस? नो सर। कूल, नो सर। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। इसमें हमें सारे नंबर्स को प्रिंट करने के लिए नहीं बोला, हमें बोला कि एक रेंज दिया हुआ है, आप उस पूरे रेंज का समेशन एडिशन निकालो, और जो टोटल आ रहा है, एक सिंगल वैल्यू जो आ रहा है, वो हमें प्रिंट करके दे दो। आप करो, लूप चलाओ, बैकग्राउंड में वो सारा काम करो जो यहाँ पे इस रिजल्ट को मिलने के लिए होना चाहिए। बस जब ये काम हो जाए तो हमको फाइनल रिजल्ट बता देना। दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट देन द प्रीवियस 3 क्वेश्चंस। वहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आउटपुट में जा रहे थे। ये बोल रहा है काम आप वैसे ही करो, बट मेमोरी में ध्यान रखो, वैल्यूज को हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये पूरा लूप चला करके सारे डिमांड्स को फुलफिल कर लोगे, तो फिर जो रिजल्ट निकल करके आएगा, सिर्फ हमें वो रिजल्ट यहाँ पे दे देना प्रिंट करने के लिए।
सो लूप तो वैसे ही चलेगा। जस्ट होल्ड ऑन। ओके ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा पहले 3 की तरह काम तो करेगा, इवैल्यूएशन करता जाएगा, लेकिन डिस्प्ले कुछ नहीं करेगा। इसका डिस्प्ले जो होगा वो लूप खत्म होने के बाद होगा। तो पहले 3 क्राइटेरियाज़ जो क्वेश्चंस जो थे, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं जहाँ पे मल्टीपल आउटपुट हमें प्रिंट करना रहता है, वो प्रिंटिंग लूप के अंदर ही हम करा देते हैं। जब तक लूप चल रहा है वो प्रिंट करता रहेगा, बिकॉज़ वी नीड टू प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज़। लेकिन ये चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोल रहा है आप इवैल्यूएट करो मल्टीपल टाइम्स, लूप चलाते रहो, कैलकुलेशन करते रहो। बस प्रिंट वाला जो ऑप्शन है उसको आप लूप के बाहर ले जाओ, बिकॉज़ यहाँ पे हमको सिर्फ रिजल्ट प्रिंट करना है लास्ट में। सो दिस इज़ हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि हाँ, डिफरेंट वैल्यूज़ को हम लोग अ, किस कैटेगरी में रखें कि प्रिंट कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना है। ठीक है ना? ओके। So, do I need to write down any program just to justify anything? या हम आगे नए क्वेश्चंस के साथ बढ़ जाएँ? रवि, what do you say? Sir, last one. लास्ट वाला, ओके। इन द मीनटाइम शैल आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों से थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा? Yes, Risha, do you want to say something? No, sir. ओके, लास्ट वाला ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? आई एक्सपेक्ट इस चारों में हमको लगता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है वो ये थर्ड वाला है। होप सो कोई बना करके अगर शेयर कर पाएँ, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, लास्ट वाले पे आते हैं। सर और एक क्वेश्चन था। यस, प्लीज़। सर जैसे ये प्राइम नंबर्स को अगर प्रिंट करवाना है तो? प्राइम नंबर्स पे अभी हम लोग आएँगे, नेक्स्ट फेज़ में प्राइम नंबर्स पे आएँगे अभी, ठीक है? प्राइम नंबर सॉल्व कैसे होते हैं। So, अभी लूप में बहुत कॉन्सेप्ट्स है, बहुत प्रोग्राम्स हैं हमारे पास करने के लिए। वी हैव द पैटर्न्स, वी हैव द सीरीज़ एंड सीक्वेंसेस, वी हैव स्पेशल नंबर्स, तो उन सबको हम लोग अभी धीरे-धीरे करके सॉल्व करने का समझने की कोशिश करेंगे। Okay, so let's try to solve the last question. How many variables do we require? We require a starting value x, which is equal to 1 as it has been assigned in the question. We also need a variable by the name sum, उसका initial value हम 0 दे देते हैं. Now we'll turn out and execute it through while loop. Okay. So while जब तक x का वैल्यू छोटा या बराबर रहता है 10 से, है ना? जब तक x का वैल्यू छोटा या बराबर है 10 से, क्योंकि 1 to 10 बोला है, तब तक हम लोग ये काम करेंगे। अब क्या काम करना है हम लोग को? तो बहुत सिंपल सा रूल है, सम इक्वल टू सम प्लस x।
देन वैल्यू चेंज होगा हमारे पास x प्लस प्लस ओके, या तो हम x प्लस प्लस लिख दें या फिर उसके रिप्लेसमेंट में हम लिख सकते हैं I shall write x equal to x plus 1. ठीक है, both mean the same thing to us. अब इससे जब हम लोग आए तो ये लूप का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये लूप का काम कंप्लीट हो गया, इसके अंदर और कुछ नहीं करना था। अब जब बाहर निकल रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे sorry sum needs to be printed out, right? रन करके देख लेते हैं। Perhaps ये हैंग हो गया है, we shall wait. रवि इस कोड में कहीं कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। नो सर। ठीक है, आई होप सो कि करेक्ट आउटपुट देगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन कि रन हो जाए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं जब तक ये कंपाइल हो रहा है, तो होते ही रिजल्ट मिल जाएगा। राइट, तो ये तो एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो गए जहाँ पे फ्रीडम हमारे पास है कि हम इसे व्हाइल से, डू व्हाइल से या फॉर से किसी भी तरह के लूप से बना सकते हैं। प्रेफरेबली आई चूज इट टू सॉल्व इट थ्रू व्हाइल लूप। किसी का फॉर लूप में कमांड अच्छा होगा तो वो उससे सॉल्व कर सकते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है कि कौन सा लूप चला के काम करना है। सो इट इज द फ्रीडम फॉर द डेवलपर टू फॉर द प्रोग्रामर कि वो अपने हिसाब से कोई एक लूप चला करके सॉल्व कर ले। नाउ आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। नाउ देयर आर सम स्पेशल नंबर्स, जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि प्राइम नंबर्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, प्राइम नंबर्स कैसे चेक करते हैं। सो लेट्स से कि हम लोग को बोला कि यूजर से एक नंबर इनपुट कराओ एंड द सिस्टम विल चेक एंड let us know whether the given number is a prime number or not. ठीक है ना, एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं वो चेक करके बताना है यूजर जब इनपुट करे एक नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव द necessary idea of what is a prime number. Anyone who knows what exactly is a prime number? सर वैसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और खुद से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, और कोई डेफिनेशन? और कोई तरीका है जिससे हम टेस्ट कर पाए? द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग कि दूसरा कोई तरीका है या नहीं। यस, आपने जो डेफिनेशन बोला वो
परफेक्टली करेक्ट है। मैथ्स में हमें ऐसा ही बताया गया है कि ऐसा कोई भी नंबर जो कि 1 से या अपने आप से सिर्फ डिविजिबल हो और किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, तो वैसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। बट इसको हम लोग टेस्ट कैसे करें, लॉजिक जब बनाए, बिकॉज हमें पता है कि हर नंबर अपने आप से 1 से तो डिविजिबल है ही, तो हम सिर्फ ये दो चीज तो चेक नहीं ना कर सकते हैं कि लेट्स से हमें बोला गया 8 या 7 या कोई भी कैसा नंबर आप सोच लो, तो हम उस नंबर को जब डाल रहे हैं तो हम ये थोड़ी ना चेक करें कि वो अपने आप से और 1 से सिर्फ डिविजिबल है, बिकॉज ये तो हर नंबर का क्राइटेरिया है। So we must find some another way through which we can testify कि ओके ये प्राइम नंबर की कैटेगरी को टेस्टिफाई कर रहा है या नहीं। So do we have any other way through which we can justify that yes it is a number that is falling under the category of prime number? So अगर हम लोग एक नंबर 10 ले लें और वो 2 और 9 के बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। If I select 15, तो सर हम लोग 1 से 14 तक के बीच में चेक करेंगे। और उसमें तो हमें पता कैसे चले कि यूजर ने कोई स्पेसिफिक नंबर लाइक से 21 सेलेक्ट किया है या 25 है या 15? सर कंडीशन डाल सकते हैं सर। हाँ, क्या रहेगा ये कंडीशन? कि जैसे कि हम लोग लूप लेंगे तो i को 1 ले लें, नहीं i को 2 ले लेंगे। That number, last number. Yes, sir. And sir, one more thing is a number which is Yeah, Risha, please repeat. sir, I'm saying this. Don't worry, you continue. I'm sorry. So the number which is greater than 1 and that has exactly 2 factors. ओके, हाँ ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वही बात को एक्चुअली है बात एक ही, हम तीनों लोग 4 लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, ठीक है ना, है एक ही बात, चारों लोग 3 लोग अलग अलग तरह से घुमा के कह रहे हैं। परहैप्स जो बात लॉजिकली ज्यादा फिजिबल हो हमारे लिए लॉजिक डेवलप करने के लिए, वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। इनफैक्ट आदर्श ने जो बोला वो बहुत ही अच्छा एक लॉजिक है कि 1 और वो नंबर तो वो है ही एक नंबर को टेस्टिफाई करने का तरीका, बट उसके बीच में अगर कोई और नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है तो डेफिनेटली वो प्राइम नंबर तो नहीं है। बट इस पे बस एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें पता नहीं होता यूजर लास्ट ये जो वैल्यू डाल रहा है वो कौन सा है, 21 है कि 25 है या 30 है, ठीक है ना। तो हमको एक लूप चलाना पड़ेगा 2 से लेकर के लेस देन दैट नंबर। तो अगर n मान के चलते हैं कि यूजर ने n नंबर इनपुट किया है n वेरिएबल में, तो लेस देन n होना चाहिए, वो n-1 एक होना चाहिए। तो 2 से n-1 तक का हमको चलाना है एक लूप, और उसमें से किसी भी एक नंबर से अगर मेरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है then that can never be considered as a prime number. And in fact ऋषा ने जो बोला उसी को अगर हम लोग एक कंटिन्यू करते हैं तो हमको क्या करना है, 1 से लेकर के उस नंबर तक चलते जाना है लूप चला करके स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और हर नंबर से हमको डिवाइड करके देखना है। अगर हम 1 से लेकर के उस नंबर तक हर नंबर से डिवाइड करते हुए गए अपने एक्चुअल नंबर को, और हमको एग्जैक्टली अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर्स उसके मिलते हैं, या जब वो नंबर डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तब हम एक अपने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं जिसका इनिशियल वैल्यू 0 रहा होगा। तो अगर हम एक प्राइम नंबर को टेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली मेरे इस काउंटर का वैल्यू जो है 2 पे आके रुक जाएगा, बिकॉज हमको सिर्फ 2 ही फैक्टर्स मिलेंगे, दैट इज द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो दोनों का टेस्ट करने का तरीका में लूप इन्वॉल्व है। एक का लूप में 1 से वो नंबर तक इंक्लूडेड है
एक ने लूप बताया जिसमें एक्सक्लूडिंग द वन एंड द नंबर itself, whichever you find the convenient way you may progress with that. एक में हो सकता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स थोड़ा ज्यादा लगे, एक में थोड़ा कम लगे, ठीक है, तो ठीक है, ये दोनों का रास्ता सही है, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट। और अच्छा, ये प्रोग्राम हमारा बन गया, हम लोगों ने देखा नहीं यहाँ पे क्या है। Yes, so finally we have got the correct output. Sum of all the values is equal to 55, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर गया। परहैप्स आप लोगों को कोशिश ये करना चाहिए फ्री टाइम पे थोड़ा सा कि जो जो प्रोग्राम हम लोग किसी एक लूप से बना रहे हैं उसको टेस्ट करना चाहिए हर एक लूप से, डू व्हाइल एंड फॉर लूप से, इनिशियल फेजेस के लिए, ठीक है, ताकि कंफर्ट लेवल हर एक लूप में इक्वली रहे। आप कोई एक लूप की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो प्राइम नंबर वी आर डन विद दैट। ओके, एनी अदर टाइप ऑफ नंबर? सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट नंबर्स जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट उस तक पहुंचने के लिए हम आज एटलीस्ट डू व्हाइल का जैसे स्टार्ट किए, तो हम एक फॉर लूप का भी सिंटैक्स डिस्कस कर लेना चाहते हैं। ओके, सो उसको डिस्कस करने के लिए सी आई विल टेक द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। ये जो एग्जांपल में हम लोग व्हाइल लूप लेकर के चल रहे हैं उसमें तीन चीजें हैं, ठीक है। यू हैव, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो व्हाइल लूप जैसे हम यूज कर रहे हैं वहां पे हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू होगा, जैसे हम लोगों ने x इक्वल टू 1 लिख रखा है, या हम लोग यूजर से इनपुट कराते कुछ इनिशियल वैल्यू, so we do have an initial value जहां से स्टार्ट कर रहा है। then we have the end value, that is x is less than equal to 10, so 10 is the end value, so we have a start value as 1, we have an end value as 10, और हमारा यूनिट इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो है किसका, x प्लस 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 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये तीन चीजों को अगर डिफरेंट लोकेशंस पे नहीं लिख करके एक साथ इकट्ठे एक लाइन पे अगर लिख दिया जाए तो वो हमारा फॉर लूप बन जाएगा। सो इफ आई कैन राइट डाउन द सिंटैक्स ओवर हियर ऑफ फॉर लूप, तो हमारे पास आज तीनों ही लूप रेडी हो जाएंगे। फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, कंडीशन सेमीकोलन, and then we have the value change, ठीक है। और ये तीन चीज जब हो जाता है, so we do have the curly braces, then we do have the statement, multiple statements could be there, finally it terminates। so तीन different points पे हम लोग अगर जो कंपोनेंट्स को लिख रहे थे उन तीनों को इकट्ठा मर्ज करके अगर लिख दिया जाए तो ये हमारा फॉर लूप बन जाता है। वाइल डू वाइल में तो बहुत वेरिएशंस नहीं है, लेकिन फॉर लूप बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें सेवरल नंबर ऑफ वेरिएशंस कुड बी जनरेटेड, ठीक है। और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में जाकर के देखना चाहेंगे कि हाँ, क्या हमें तीनों फैक्टर्स लिखना पड़ता है या कोई दो या कोई एक या कुछ भी नहीं लिखने से कैसे बिहेव करता है फॉर लूप। सो देयर आर सो मेनी वेरिएशंस रिलेटेड विद फॉर लूप। इसको हम लोग एक्सटेंसिवली थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू सम एग्जांपल्स। हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेस क्लास विद कि आप लोगों को, अगर आप लोग बिगिनर लेवल के हो और सी प्रोग्राम में थोड़ा इंटरेस्ट अगर समझ में आ रहा है, उस इंटरेस्ट लेवल को और एनहांस करने के लिए बुक्स खरीद लेना चाहिए। आपके सिलेबस में कुछ बुक्स रिकमेंडेड रहते हैं, अदरवाइज एक जो बुक जो आई थिंक एक इनिशियल लेवल पे बिगिनर लेवल के लिए बहुत एक अच्छा बुक है,
ओके, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जाग रहा तो उसको और इंसाइटिंग बनाने के लिए हम लोगों को बुक रेफर कर लेना चाहिए, एंड परहैप्स एक ऐसा बुक जो आई थिंक बिगिनर लेवल के लिए बहुत अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ द ईज ऑफ लैंग्वेज, in terms of proper explanation of examples and in terms of sufficient amount of questions. ये तीनों एस्पेक्ट से एक बुक है जो जिसका नाम है लेट अस सी। आई राइट इट डाउन। लेट अस सी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, लेट अस सी, बाय यशवंत कनेतकर। ठीक है, बाय यशवंत कनेतकर, इंडियन ऑथर है, हमारे सरल भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है, तो जिनका बेसिक इंग्लिश भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो उनके लिए ठीक है, कंफर्टेबल वर्डिंग से सफिशिएंट एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है और छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ही बखूबी अच्छी तरीके से दिखाया गया, समझाया गया है। यू कैन गो टू एनी न्यू बुक और ओल्ड बुक स्टोर और वहां से आप कोई भी पुराना नया एडिशन उठा करके आप पढ़ सकते हो, लेकर के आ सकते हो। वन मोर थिंग दैट इज गुड अबाउट दिस बुक इज दैट आप इस बुक का एक सॉल्यूशन बुक भी अवेलेबल आता है। सो वंस यू परचेज दैट बुक यू कैन आल्सो आस्क फॉर द सॉल्यूशन बुक, जिसमें प्रोग्राम्स के जो एंड में जो एक्सरसाइज में जो प्रोग्राम्स है उनके सॉल्यूशंस भी दिए रहते हैं। So that could be very much helpful for anyone who is at the beginners level और अपने स्किल्स को एनहांस और डेवलप करना चाहता है। बिकॉज सी क्लासरूम में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 4 प्रोग्राम क्वेश्चन लिख करके उसको वर्बली डिस्कस कर पा रहे हैं। इट्स इम्पॉसिबल कि हम लोग चारों प्रोग्राम को सॉल्व कर पाए। वो फिर हो गया जल्दी जल्दी बना करके ऊपर से एक्सप्लेन करके निकल जाने वाला बात हो जाएगा। बट अगर इस चीज को और एनहांस करना है, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन डेफिनेटली यू शुड परचेज दैट बुक। ओल्ड बुक स्टोर से लेने में क्या, यू कैन रेंट इट आउट, आप उसको रीयूज कर सकते हो, बुक्स को एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बट आई फील इट कि बिगिनर लेवल पे दैट इज द मोस्ट बेसिक एंड कंफर्टेबल book for understanding. Okay, once understanding is developed, then you can definitely refer to some foreign authors. Complete reference एक book आता है, complete reference C, I think 800-900 पेजेस का बुक है, बहुत डीप में जाकर के एक्सप्लेन किया है, बट नॉट सो इन एन इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। हाँ, एक बार जब लैंग्वेज समझ में आ जाए तो वो बहुत ही मजा आता है उसको पढ़ने में, यू गेट काइंड ऑफ एडिक्टेड टू ऑल दोज बुक्स, बट इट विल टेक सम टाइम, वो सब बुक्स पर टाइम लगता है ग्रो करने में। इफ यू हैव टाइम एंड पेशेंस आप फॉरेन ऑथर भी ले सकते हो, अदरवाइज कोई तीसरा चौथा बुक्स भी रेफर कर लो, आपके अंडरस्टैंडेबिलिटी और आपके पसंद के हिसाब से ये है। ठीक है, सो एनी डाउट स्टिल नाउ जो हमको छूट गया कुछ ऐसा चीज, एनीवन? नो नो सर। नो सर। ठीक है, सो आई मस्ट इन्फॉर्म यू वी आर मूविंग एट अ वेरी गुड स्पीड और हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर करके फंडामेंटल्स के क्लोजर तक पहुंच रहे हैं। अब इसके बाद से हमारे पास से फंक्शंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फंक्शन इज अगेन एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दीज थिंग्स, यहाँ पे ये सारे चीज तो रहेंगे ही, इनको हम लोग किसी और फेज में किसी और तरीके से एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे। तो लॉजिक्स का जो काम है वो, या इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो, लूप्स तक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। परहैप्स आई शुड गिव यू ऑल सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस ऑन। कोशिश करेंगे कि विद इन दिस 1 to 2 days आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें ताकि आप उसको फ्री टाइम पे सॉल्व कर पाओ। So with this I'll conclude today's class. Thank you.